प्रिय शिक्षार्थी, आपका स्वागत है। आज हम ऑस्कर वाइल्ड की कहानी सुखी राजकुमार पर बात करने जा रहे हैं और यह कहानी अनेक अर्थों में बहुत ही विशिष्ट है, क्योंकि इसमें रचनाकार ने एक चित्र के माध्यम से पूरे दृश्य को स्थापित किया है और ऐसा लगता है कि हम किसी चित्र को सामने देख रहे हैं, क्योंकि इसमें रचनाकार राजा की एक प्रतिमा का जिक्र करता है और एक गौरैया को साथ में रखता है। इन दोनों के माध्यम से वह कई संदेश देना चाहता है। यहाँ राजा पहले जो विलासी उसका जीवन था उससे अलग हटकर जब प्रतिमा के रूप में स्थापित किया जाता है तब उसे जनता के दुख दर्द का पता लगता है। उसे महसूस होता है कि इंसान का दुख दर्द समझना, उसके प्रति प्रेम भाव रखना, त्याग और बलिदान रखना शायद जीवन का यही सबसे बड़ा सौंदर्य है। इसीलिए वह अपना सर्वस्व दान करना चाहता है और रचनाकार ने बहुत अच्छी बुनावट करते हुए एक गौरैया को साथ में शामिल किया है, जो वैसे तो विलासिता में विश्वास करती है, लेकिन जब राजा के संसर्ग में आती है तब वह देखती है कि राजा दुखी है, रो रहा है और वह भी उस अपने हृदय में प्रेम भाव और करुणा का संचार करती है। वह भी अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों के दुख दर्द को समझती है और यह कहानी विभिन्न आयामों को उद्घाटित करती है। शुरू में जो राजा का विलासी रूप है वह आपको दिखाई देगा और गौरैया का विलासी रूप भी, लेकिन दोनों में जो परिवर्तन होता है और दोनों जनता के दुख दर्द और उसकी समस्याओं से जुड़ते हैं, यह बहुत ही मार्मिक एक उद्घाटन है। यह संदेश भी देता है कि मनुष्य के जीवन का जो सौंदर्य है वह उसकी अंतरात्मा की शुद्धि और उसके अनुभव के विस्तार में शामिल है, न कि विलासी जीवन और अपने सुखों तक सीमित होना चाहिए। इस कहानी के जो अलग अलग पक्ष हैं उस पर हम बात करेंगे और इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं श्री अजय विसारिया जी। आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद राय साहब। प्रिय शिक्षार्थियों, जैसा कि राय साहब ने आपको बताया, आज हम लोग ऑस्कर वाइल्ड की कहानी सुखी राजकुमार पर चर्चा करेंगे। आपने ये कहानी पढ़ी होगी, निश्चित ही आपको ये कहानी पसंद भी आई होगी, लेकिन फिर भी आज चर्चा करने से पहले हम संक्षेप में इस कहानी को दोहरा लेते हैं। सुखी राजकुमार दरअसल एक प्रतिमा है जो शहर के बीचों बीच स्थापित है। सोने से मढ़ी और नीलम तथा लाल जड़ी प्रतिमा के सौंदर्य से लोग अभिभूत हैं। एक दिन एक गौरैया शहर में आती है और उस प्रतिमा के नीचे ठहरने का निश्चय करती है। उसके ऊपर एक बूंद गिरती है तो उसे पता चलता है कि सुखी राजकुमार रो रहा है। राजकुमार उसे बताता है कि जब वह जीवित था तो उसका जीवन विलासपूर्ण था और वह दुख जैसी चीज से परिचित नहीं था, किंतु अब वह शहर के बीच ऊंचाई पर स्थापित होने के कारण अपने शहर में बसे लोगों के दुखों को देख सकता था और उनके दुख से दुखी था। इस क्रम में वह पहले एक मेहनती स्त्री और उसके बीमार बच्चे का जिक्र करता है तथा गौरैया से अपनी तलवार की मूठ में जड़ा लाल निकालकर उसे दे आने के लिए कहता है। गौरैया अपने नील देश जाने के कार्यक्रम में मस्त है और उसे बच्चों से स्नेह नहीं है, क्योंकि पिछले वसंत में 2 बच्चों ने उसे ढेले मारे थे। मगर राजकुमार को उदास देखकर वह उसकी बात मान लेती है। बच्चे के प्रति उत्पन्न सहानुभूति के वश वह उस पर अपने पंखों से हवा झलती है। रात को जब वह पुनः सपनों के देश जाने को प्रस्तुत होती है
तो राजकुमार उससे एक गरीब तरुण लेखक की मदद हेतु अपनी एक आंख का नीलम दे आने के लिए कहता है। राजकुमार के त्याग से गौरैया करुण हो उठती है। अगली बार जब वह नील देश की सुंदरता का बयान करते हुए राजकुमार से विदा मांगती है तो राजकुमार उससे एक गरीब लड़की की मदद के लिए अपनी दूसरी आंख वाला नीलम दे आने का आग्रह करता है। राजकुमार के इस उत्सर्ग से प्रभावित गौरैया अपना कार्यक्रम रद्द कर देती है। राजकुमार अब अंधा है, अतः गौरैया शहर भर की खबरें उसे सुनाती है, विशेषतः गरीब, दुखी और परेशान लोगों की खबरें। और राजकुमार के कहने पर वह प्रतिमा के स्वर्ण पत्र निर्धन लोगों में बांटती रहती है। प्रतिमा अब बिल्कुल मनहूस दिखने लगती है, पर शहर के बच्चों के चेहरों पर गुलाबी आभा आने लगती है। बढ़ती ठंड में गौरैया वहीं प्रतिमा के पैरों पर प्राण त्याग देती है। अगले दिन मेयर अपने सभासदों के साथ घूमते हुए उस प्रतिमा को हटाने और अपनी प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव करता है। प्रतिमा और गौरैया की लाश को कूड़े खाने में फेंक दिया जाता है। ईश्वर के आदेश पर देवदूत उन्हें ले जाते हैं और उन्हें स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थान दे दिया जाता है। ये जो हमने कहानी की मुख्य चीज़ों को आपके सामने लिया, ये दरअसल एक ढांचा है जिसके भीतर कुछ कहा जाना है। इसको ही हम कहानी का कथानक कहते हैं। आप अक्सर एक शब्द और पढ़ते हैं, कथावस्तु। कथानक और कथावस्तु क्या एक ही चीज़ें हैं? नहीं, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। ये जो मैंने आपको भी सुनाया, ये कहानी का कथानक है। अंग्रेज़ी में हम इसको प्लॉट कहते हैं। लेकिन कथावस्तु जो है वो चीज़ है जो इस कहानी के द्वारा कही जा रही है, जो मुख्य बात कहनी है। ये तो ढांचा खड़ा किया गया है, उसे कथावस्तु कहते हैं। अब हम थोड़ा सा इस पर जानने की कोशिश करेंगे कि इस कथानक के भीतर वो कथावस्तु है क्या। उससे पहले हम ये करते हैं कि इस वीडियो को देखते हैं जिसमें आपके सामने कुछ मुख्य बिंदु इस कथावस्तु के आएंगे। प्रतिमा के सौंदर्य की चर्चा का आधार सोना, नीलम और लाल होना, रूप, सुख, वैभव, ऐश्वर्य में ही सौंदर्य की तलाश, महल में अपनी मौज मस्ती में डूबे राजकुमार का दुख के बारे में न सोचना, अनुभव का विस्तार होने पर राजकुमार में करुणा की भावना उत्पन्न होना, दूसरों के दुख को अपने दुख की तरह समझना यानी समानुभूति होना, भावना को क्रिया रूप में परिणत करना, दूसरों के लिए त्याग करना। यहाँ लाल, नीलम और स्वर्ण पत्र यानी सुखी राजकुमार की प्रतिमा के अंग और उसकी जो प्रशंसनीय चीज़ें हैं उनका बलिदान, गौरैया का अपने सपनों और सुख सुविधाओं की दुनिया से बाहर आना, राजकुमार के गुणों और कर्मों से प्रभावित होकर खुद भी उन कामों में लग जाना, राजकुमार के साथ साथ गौरैया का भी आत्मोत्सर्ग, मेयर तथा सभासदों का शहर की सुंदरता के लिए बाहरी रूप सौंदर्य को ही देखना, राजनीतिज्ञों की चापलूसी और स्वार्थपरता, ईश्वर की दृष्टि में राजकुमार और गौरैया के बलिदान का महत्व। ये जो कहानी है, ये कहानी हमारे सामने इस कथ में कई प्रश्न उठाए गए हैं। ये प्रश्न क्या हैं? ये प्रश्न संबंधित हैं इस बात से संबंधित हैं कि जो हमारा समाज है वो समाज वर्गों में बटा हुआ समाज है और धीरे धीरे धन जो है उसकी बहुत केंद्रीय भूमिका समाज की संरचना में बहुत प्रमुख होती चली जा रही है। ये वर्गों में बटा समाज जहाँ धनी और निर्धन वर्ग हैं, धनी लोग बहुत कम हैं और उनके पास बहुत अपार सुख सुविधाएं हैं, इतनी हैं कि वो आत्म सीमित हो गए हैं, अपने आप में डूब गए हैं। उनको दूसरों के दुख, दर्द, तकलीफ नहीं दिखाई देती। वो ऐश्वर्य और विलास में ही सौंदर्य की तलाश करते हैं। जैसे हमारा राजकुमार भी पहले था। वहाँ हमने देखा कि कुछ संकेतों में कहानीकार ने अपनी बात कही कि राजकुमार जब अपने जीवित था उस वक्त में उसके चारों ओर बहुत सौंदर्य था। ये सौंदर्य क्या था? ये सुख सुविधाओं का विस्तार था। उसके उद्यान में एक प्राचीर थी, उस प्राचीर से बाहर वो कभी नहीं देखता था, यानी उसने खुद अपने लिए अपने आप को सीमित कर रखा था, आत्मबद्ध कर रखा था। वो उसे बाहर देखना नहीं चाहता था।
तो ये जो धनी वर्ग है वो अपने से बाहर जाकर के नहीं देखना चाहता, यानी आत्म केंद्रित होता जाता है, आत्म सीमित होता जाता है। उधर जिंदगी जो उसके जैसे ही और मनुष्य हैं, वो मनुष्य एक बदहाली में जी रहे हैं। हम ये भी देखते हैं कि मेयर को दिखाई देती है सौंदर्य, अब उस प्रतिमा में नहीं दिखाई दे रहा है, उसको हटाना चाहता है, लेकिन उसको वो नहीं दिखाई देता जो चिड़िया बार बार जाकर के देख करके आती है कि बच्चे जो हैं बारिश से बचने के लिए एक पुलिया के नीचे दुबक गए हैं, चौकीदार उन्हें वहाँ से भगा रहा है, बीमार हैं, वो एक बच्चा बीमार है, उसको फल खाने के लिए नहीं है, एक कलाकार है जिसके पास बहुत से सपने हैं भविष्य के, लेकिन वो उन सपनों को पूरा करने की उसके अंदर सामर्थ्य इसलिए नहीं कि उसके पास धन नहीं है, उसकी अंगीठी में कोयला नहीं है। एक बच्ची है जिसको सौदा लेने के लिए निकली है, उसके पैसे गिर गए हैं और उसका बाप उसको मारेगा, इससे वो बुरी तरह से डरी हुई है। तो ये जो भयावहता चारों तरफ है जीवन की, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे ही दिखाई दे रहे हैं, बच्चे जो आने वाला कल है, यानी आने वाला कल अगर ये स्थितियाँ रहीं तो और अधिक भयावह होता चला जाएगा। इसकी किसी को परवाह नहीं है, परवाह इस बात की है कि मूर्ति वहाँ पर किसकी लगनी चाहिए। तो ये जो वातावरण के ज़रिए इस कथा वस्तु को पेश किया गया है, पात्रों के ज़रिए पेश किया गया है, वो चीज़ महत्वपूर्ण होती है। कथानक एक ढांचे का काम करता है, इस ढांचे को पूरा करते हैं दरअसल उसमें आने वाले कैरेक्टर्स, चरित्र, जिन्हें हम हिंदी में पात्र भी कहते हैं। पात्र तो आप जानते हैं ना, पात्र कहते हैं दरअसल किसी भी ऐसी चीज़ को जिसके भीतर कुछ रखा जाए, है ना, पात्र। और ये जो चरित्र शब्द है ये थोड़ा सा भिन्न हो देता है। चरित्र का मतलब होता है कि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति किस तरीके का व्यवहार करता है। तो पात्र हैं इसमें प्रमुख दो, एक सुखी राजकुमार और दूसरा प्रमुख पात्र है गौरैया। अब हमें देखना ये है कि ये जो पात्र उसने चुने, इन पात्रों का चरित्र विकास किस ढंग से कहानीकार ने किया। तो हम देखते हैं कि ये जो राजकुमार है, ये राजकुमार का एक वक्त का वो जिक्र है जब वो जीवित था, और दूसरा वो जब उसे मूर्ति रूप में स्थापित कर दिया गया। अभी हम चर्चा करके चुके हैं, जब वो जीवित था तो उसका दुनिया से वास्ता नहीं था, वो सुख में, वैभव में, ऐश्वर्य में, विलास में डूबा रहता था। एक दीवार उसने बना रखी थी जिस दीवार के बाहर की दुनिया को वो नहीं देखना चाहता था। लेकिन जब वो मर जाता है और उसकी प्रतिमा वहाँ स्थापित कर दी जाती है तो उसको दिखने लगता है, यानी जो अनुभव उसका बहुत सीमित था, जिसने उसको आत्मसीमित बना दिया था, जिससे वो सिर्फ सुख विलास को ही अपना अंतिम लक्ष्य समझता था, अब जब उसके अनुभव का विस्तार होता है, वो दुनिया को और देखता है, तो उसकी जो आत्मबद्धता है वो टूटती है और उसमें आत्म प्रसार होने लगता है। यानी वो उसकी आत्मा जो है वो अपने सेल्फ तक, खुद तक न रह करके और लोगों को भी उसके भीतर समाने लगती है, जिससे उसके मन में करुणा का भाव जगता है। ये करुणा और दया में फ़र्क होता है। करुणा दया नहीं है। करुणा तो वो स्थिति है जहाँ हम दूसरे के अच्छे या बुरे किसी भी चीज़ को समझ पाने में हमारा मन तैयार होता है। इस करुणा के जरिए फिर वो उसे समानुभूति का अनुभव होता है, यानी दूसरों के दुख दर्द अपने दुख दर्द लगने लगते हैं। आपको याद होगा इसमें एक जगह वो ये कहता है कहानी में कि मेरे चारों तरफ अब इतना दुख दर्द मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा हृदय यद्यपि जस्ते का है लेकिन वो फटा जा रहा है। ये फटा जाना जो हृदय का है, विवल हो जाना, ये तब होता है जब हम दूसरे के दुख को अपना दुख समझ लेते हैं। तभी हम क्रियान्वित होते हैं, कर्म की तरफ को बढ़ते हैं। यहाँ प्रसंगात में आपको बता दूं कि जो हमारा आदिकाव्य है रामायण, जिसके रचयिता वाल्मीकि थे, आपने सुना होगा कि वाल्मीकि ने एक दृश्य देखा कि एक क्रौंच युग्म है, उस पर किसी ने तीर मारा, तो तीर मार करके जब वो क्रौंच पक्षी एक उनमें से मरता है तो दूसरे की जो करुणा और विलाप है वो वाल्मीकि के हृदय को उसने छुआ और उन्होंने फिर रामायण जैसे ग्रंथ की
रचना की। यानी समानुभूति। समानुभूति और सहानुभूति दोनों में फ़र्क है। सहानुभूति है कि हम दूसरे के साथ शामिल हैं, खड़े हैं। समानुभूति है कि हम वही अनुभव कर रहे हैं जो दूसरा अनुभव कर रहा है। तो करुणा से सहानुभूति की तरफ को उसका मन बढ़ता है। इसीलिए उसे बच्चे का बीमार होना, फल न मिल पाना, उसे तरुण कलाकार का अपने काम को पूरा न कर पाना, उसे उस बच्ची को के बाप से डांट का पड़ना, ये सब उसको ऐसा लगता है जैसे उसके साथ ही गुजर रहा है। इसीलिए वो प्रेम जो उसके भीतर पैदा होता है, वो प्रेम उसको त्याग की ओर उन्मुख करता है और वो गौरैया से आग्रह करता है कि वो लाल दे आए, नीलम दे आए और उसके आगे जाकर के फिर स्वर्ण पत्र दे आए। यानी वो कुल मिलाकर के अपना जो भी है, जो अंग हैं वो हैं, उन सबको बलिदान कर देता है। तो ये इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अनुभव कम होने से और अनुभव का विस्तार होने पर क्या स्थितियों में फ़र्क होता है। ये राजकुमार के चरित्र का विकास है। इसको हम ज़रा सा संक्षेप में इस वीडियो के ज़रिए देखते हैं। दूसरा जो प्रमुख पात्र है इसमें वो है गौरैया का। अब गौरैया को देखें कि वो जब उड़कर के शहर में आई है तो वो यहाँ किसी को नहीं जानती और वो दरअसल जानना भी नहीं चाहती। वो बहुत नकचिड़ी है। नकचिड़ी जानते हैं ना, किसी भी चीज़ पर फौरन झुंझला जाने वाली, अपने आप में डूबे रहने वाली। ये सब है इसलिए कि वो अपरिचय है उसका। अब वो पहुंचती है जब वहाँ पर, पहले ही वाक्य है उसका कि मैं तो समझ रही थी शहर मेरा स्वागत करेगा। उसके बाद वो इससे बहुत अभिभूत होती है कि मेरा शयनागार सोने का है, लेकिन फौरन ही जो है वो इस बात से दुखी होने लगती है कि अरे ऐसे उसका शयनागार का भी फ़ायदा जो वर्षा की बूंद को नहीं रोक सकता। और वो तय करती है कि वो इस प्रतिमा के नीचे नहीं रहेगी, उड़ जाएगी। ये अपरिचय की स्थिति है। लेकिन जब उसे पता लगता है कि दरअसल वर्षा की बूंद नहीं है, ये राजकुमार की आंख से टपकने वाला आंसू है, तो वो उसको जानने की कोशिश करती है। ये जानना कई स्थितियों में आगे बढ़ता है। किन किन में बढ़ता है? सबसे पहले राजकुमार उससे उस बच्चे के पास जाने के लिए कहता है। जब वो बच्चे के पास जाने से पहले बहुत इत्मीनान से, हर बार वो उसका अपना जो प्रोग्राम है, अपना जो कार्यक्रम है, वो मिस्र देश जाने का, वो अद्भुत रहस्य रोमांच से भरी हुई चीज़ों को देखने का, अपने साथियों के साथ वहाँ पर घोंसला बनाने का, वो उस कार्यक्रम की मस्ती में डूबी हुई है। वो कहती है नहीं, मुझे बच्चों से ज़रा भी स्नेह नहीं है। लेकिन जब उसको भेज ही देता है राजकुमार आग्रह करके, और वो जाकर के देखती है उस बच्चे की स्थिति को कि वो बच्चा वहाँ पड़ा हुआ है और माँ सो गई है पंखा झलते झलते, बच्चा बुखार में तप रहा है, तो क्या चीज़ पैदा होती है कि वो गौरैया जो है वो थोड़ी देर अपने पंखों से उसके ऊपर हवा करने लगती है। और जब बच्चा कहता है आहा कितना अच्छा लग रहा है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, तो उसको भी अच्छा लगता है और वो लौट के आती है। आकर के राजकुमार से कहती है कि कमाल है, आज इतनी ठंड है लेकिन मुझे बिल्कुल ठंड का अनुभव नहीं हो रहा। राजकुमार कहता है कि तुमने आज एक भलाई का काम किया है। अगली बार जब वो फिर कहता है उस तरुण कलाकार के पास जाने के लिए, तो फिर ये बताती है कि नहीं, मैं तो वहाँ जाऊँगी और मेरे साथी दूसरे जलप्रपात तक उड़ के पहुँच चुके होंगे। जब वो कहता है कि नहीं, मेरी एक आँख का नीलम उसको दे आओ, तब गौरैया के अंदर कुछ और जगता है। क्या है ये व्यक्ति जो अपने आप को इस तरह से कुर्बान कर रहा है और वो उस तरुण कलाकार को जाकर के दे आती है। यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि हर बार जब ये गौरैया उड़ करके जाती है तो रास्ते में भी वो दृश्य देखती है। पहली बार में जब वो गई थी तो उसने दृश्य देखे थे कि महल का छज्जा, गिरजाघर का गुंबद। ये जब दोबारा जाती है तो देखती है मजदूरों को रस्सियों से जहाज को खींचते हुए, और वो देखती है शहर में उड़ते हुए कि लोग महलों में रंगरलियां मना रहे हैं और गरीब लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं।
ये जो चीज़ें देखती है, यानी उसके भी अब अनुभव का विस्तार होता है थोड़ा सा। तीसरी बार में तो गौरैया बिल्कुल मना कर देती है उस लड़की को नीलम अगला दे आने के लिए। यहाँ कारण ये नहीं है कि वो जाना नहीं चाहती, वो कहती कहो तो मैं रुक जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकाल सकती क्योंकि फिर तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। लेकिन राजकुमार के कहने पर वो उसको भी करती है। अब उसको लगता है कि राजकुमार अंधा हो गया। अब उसके सारे ख्वाब, सारी मौज मस्ती सब एक तरफ, धीरे धीरे वो जो है उस राजकुमार के संपर्क में आने पर उस राजकुमार के सद्गुणों से प्रभावित होती है। और प्रभावित होने के साथ वो इतना प्रभावित होती है कि अब राजकुमार के जो सद्गुण हैं वो जिन कारणों से हैं, जिन कर्मों में, उन कर्मों में उसकी दिलचस्पी होने लगती है। और आगे हम ये देखते हैं कि वो खुद आकर के शहर के बच्चों का हाल बताती है और स्वर्णपत्र ले जा करके उन बच्चों में बांट करके आती है और आकर के बताती है कि बच्चे जो हैं उनके चेहरों पर गुलाबी आभा घेराई है। ज़रा सा इस स्लाइड पर नज़र डालें। दरअसल कहानीकार दो तरीके से अपनी बात को कह सकता है। जो कथा वस्तु है, जो उद्देश्य है, उसका पूरा कर सकता है। या तो वो खुद नरेट करे, बयान करे, या वो संवादों के जरिए उनके चरित्र को और कथा वस्तु को प्रस्तुत करते। इसमें हम ये देखते हैं कि जो संवाद हैं कहानी के, वही दरअसल कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यानी हमें चरित्र के बारे में भी उनसे पता लगता है, आगे क्या होने जा रहा है वो भी पता लगता है, परिवेश बनाने में भी संवाद काम करते हैं। इन संवादों में आप गौरैया के इस चरित्र विकास को दिखाने वाले इन कुछ संवादों को देखिए। मैं समझ रही थी कि शहर मेरा स्वागत करेगा। इस प्रतिमा से क्या फ़ायदा अगर ये वर्षा भी नहीं रोक सकती। मुझे बच्चों से ज़रा भी स्नेह नहीं है। अच्छा, आज मैं और रुक जाऊंगी, क्या दूसरा लाल उसे दे आऊं? प्यारे राजकुमार, यह तो मुझसे ना होगा। अब तुम अंधे हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। आपने ये स्लाइड देखी, आपको दिखाई दे रहा है कि क्रमिक रूप से कैसे उस चिड़चिड़ेपन और उस उपेक्षा के भाव से लेकर के चीज़ों में शामिल होने तक जा रही है। इसी तरह से राजकुमार के इन संवादों को देखें। गौरैया, गौरैया, सिर्फ आज रात को तुम मेरा काम कर दो, बच्चा प्यासा है, उदास भी है। गौरैया, गौरैया, नन्ही गौरैया, क्या तुम आज रात को और नहीं ठहर सकती? लेकिन केवल आज रात के लिए भी तुम न रुकोगी। गौरैया, प्यारी गौरैया, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। नहीं नहीं गौरैया, अब तुम मिस्र देश को जाओ। ये जो राजकुमार के संवाद हैं, ये दिखाई देते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति दूसरे से अपने काम को कराना चाहता है। उसमें विनम्रता है, आग्रह है, अनुरोध है, आत्मीयता है। इसी से हमको दिखाई देता है कि राजकुमार किस ढंग से गौरैया के चरित्र को भी परिवर्तित कर लेता है, अपने अनुकूल ढाल लेता है। इस कथा वस्तु को, इस उद्देश्य को प्रेरित करने में इस कहानी में बड़ा हाथ वातावरण का भी है। और वातावरण की जो सृष्टि की गई है उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जो गौण पात्र हैं कहानी के, उनके ज़रिए थोड़ा थोड़ा सा कुछ बताया गया है। जैसे वो अंगरक्षिका है जो राजकुमारी की, वो किस ढंग से जो है वो उस मेहनती स्त्री के बारे में बात करती है। वो चौकीदार है जो अपने मालिकों के अनुरूप, उसकी आर्थिक स्थिति वही है जो उन बच्चों की है, लेकिन वो चौकीदार क्या करता है, वो बच्चों को वहाँ से भगाता है जो वर्षा से आश्रय लेने के लिए उस पुलिया के नीचे चले गए हैं। वो वहाँ से भगाता है, यानी अपने मालिकों के अनुरूप व्यवहार करता है। मेयर है, उसके साथी हैं जो बताते हैं कि इसमें लोग जिनके पास धन है, जिनके पास नेतृत्व है, वो किस तरह के चाटुकार हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कितना वो आपस में झगड़ भी सकते हैं। और उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वो किस ढंग से ज़्यादा अपने लिए कुछ कर सकें। तो ये सारे गौण पात्र हैं इस कहानी में जो उस वातावरण की सृष्टि करते हैं। वातावरण पर जब हम चर्चा करते हैं तो आपसे एक पारंपरिक शब्द की ओर हम बात कर लें, वो है
देश, काल और वातावरण। देश यानी स्थान, काल यानी समय। अब इस कहानी को देखें। इस कहानी को कहानीकार ने एक सार्वभौमिक कहानी बना दिया है। किसी एक जगह विशेष की कहानी वो नहीं बनाना चाहता, इसलिए कोई नगर का नाम नहीं है, किस समय की बात है ये नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता लगता है कि ये किसी भी एक ऐसे जगह की कहानी है जहां इस नई व्यवस्था के तहत समाज वर्गों में विभाजित हो गया है और उनकी जिंदगी में एक कंट्रास्ट है, वैषम्य। इस वैषम्य को इस वातावरण में बार बार उभारा गया है। ये कुछ बिंदु हम आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं स्लाइड में, इनको ध्यान से पढ़िए और सुनिए। राजकुमार की जीवन काल की जीवन दृष्टि और मूर्ति रूप में स्थापित होने के बाद की जीवन दृष्टि। गौरैया का आरंभिक व्यवहार विशेषता तब का जब राजकुमार दुखी और परेशान लोगों के विषय में बताता है और गौरैया मिस्र देश की सुखद और विचित्रतापूर्ण कल्पनाओं का बयान करती है। गौरैया राजकुमार के भलाई के कामों के लिए जब नगर पर उड़ान भरती है तो गिरजे और देवदूतों की मूर्तियों का जिक्र है, यानी नगर का धनी वर्ग धर्म के कर्मकांडों और शास्त्र पर तो आस्था रखता है, पर उसके व्यावहारिक पक्ष जैसे सत्य, परोपकार, समानता आदि के बारे में नहीं सोचता। महल के छज्जे पर किशोरी प्रेम की अद्भुत शक्ति का जिक्र करती है, पर उसके लिए प्रेम का अर्थ सिर्फ स्त्री पुरुष संबंध या बाहरी सौंदर्य तक सीमित है, तभी तो वो फूल काटने वाली स्त्री से खफा है। अभिजात वर्ग पर यहाँ स्वतः ही टिप्पणी हो जाती है। राजकुमार द्वारा नगर का हाल जानने के लिए गौरैया को भेजने पर गौरैया का यथार्थ अवलोकन। अभी हमने जो बातें की थी आपसे पहले, उसमें इस कहानी की भाषा के बारे में कई चीज़ें स्वतः ही आ गई हैं संवादों में। कुछ और बातें जो महत्वपूर्ण हैं उनमें इस कहानी में आए हुए शब्दों का प्रयोग है, जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग इस कहानीकार ने किया है जिससे कि भाषा चित्रात्मक हो रही है, हमारे सामने चित्र सा प्रस्तुत करती है। जैसे टप से, फुदक कर, गजब का, फड़फड़ाने लगा, क्षत विक्षत, ढुलकना। कहानी में मुहावरों का भी इस्तेमाल है, हृदय फटा जाना, मूल आंकना, रंगरलियाँ मनाना वगैरह। कुछ विशिष्ट अभिव्यक्तियाँ कहानी में हैं, जैसे खाली हाथ घर जाना, चेहरे पर गुलाबी किरणें झलकाना, ठंड से अकड़ना, आंसू ढुलकना, झपकी आना, पंखों में मुंह छिपाकर सोना वगैरह। कहानी के जो वाक्य विन्यास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस कहानी का जो अगर हम फिर भी उद्देश्य की कोई एक बात करें जो कथा वस्तु के थीम के नज़दीक की चीज़ होगी, तो इस कहानी में एक वैषम्य जो है उसको उजागर करने की कोशिश की गई है और एक शाश्वत प्रश्न पर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है लेखक कि सौंदर्य क्या है, सुंदर क्या है। ऑस्कर वाइल्ड ने ज़्यादातर जो अपना लेखन किया है उसमें महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सुंदर क्या है, और ये बहुत ज़माने से एक बहस का विषय है। जैसे सौंदर्य दृश्य में होता है या दृष्टि में होता है। इसमें सवाल जो उठाया गया है, कहानी आप जब पढ़ेंगे पाठ में तो विस्तार से पढ़ेंगे ही, लेकिन सौंदर्य कहाँ पर है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं हम एक ये स्लाइड जिसमें कुछ सौंदर्य कहाँ कहाँ है इस कहानी में, ये दिखाने की कोशिश की गई है। आम लोगों के लिए प्रतिमा के रूप और कीमत में, जीवित राजकुमार के लिए सुख सुविधाओं और विलास में, प्रतिमा के लिए, सुखी राजकुमार की प्रतिमा के लिए मनुष्य जीवन की विसंगतियों के बीच जीवन की इच्छा में, गौरैया के लिए दो जगह है, पहले रहस्य, रोमांच और अद्भुत होने में, और बाद में त्याग और बलिदान में। और ईश्वर की दृष्टि में सौंदर्य कहाँ है? आत्मा का सौंदर्य कर्म में। और आपकी दृष्टि में? यहाँ आपके सामने एक सवाल छोड़ा गया। इस सवाल पर ज़रा विचार कीजिए कि सौंदर्य कहाँ पर है। आप क्या सोचते हैं? कहानीकार कुछ इशारे देता है, आप उसके साथ जा भी सकते हैं, आप उसके साथ नहीं भी जा सकते हैं, वो स्पष्ट रूप से अपनी बात को नहीं कहता, लेकिन संकेत हमें करता है कि निश्चित ही
सौंदर्य इस बात में है कि कर्म बेहतर हो। एक कहानी में एक खास विडंबना हमको दिखाई देती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए एक स्लाइड और देखते हैं। मानव समाज में मानवीय गुणों की उपेक्षा का भाव है। इसकी पुष्टि इस बात से कि राजकुमार की मानवीय संवेदनाएं तब नहीं जागती जब वो जीवित होता है। दूसरा, मूर्ति रूप में इन संवेदनाओं के प्रकट होने को मानवेतर प्राणी गौरैया ही समझती है। तीसरा, मेयर आदि द्वारा दिल और गौरैया को कूड़े में फेंका जाता है और मानवेतर लोग यानी देवदूत वो सबसे मूल्यवान समझते हैं। और आखिर में ईश्वर स्वर्ग में इन दोनों को सदा के लिए स्थान देता है। तो कहानी पर हमने चर्चा की, एक बार हम दोहरा लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें सीखी। एक और स्लाइड। जब हम अपने से बाहर देखते हैं तो हमारे अनुभव हमें संवेदनशील बनाते हैं और समाज के हित में सक्रिय करते हैं। गौरैया के व्यक्तित्व परिवर्तन से हमें पता लगता है कि अच्छे लोगों की संगत से व्यक्तित्व उदार और अधिक सामाजिक बनता है। समाज में धनी और निर्धन वर्ग की जीवन स्थितियों में बड़ी विषमता है। धनी वर्ग प्राय आत्म केंद्रित हो जाता है। कुछ लोगों तक धन, वैभव और अधिकार सीमित होने के कारण व्यापक मनुष्य समाज की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती। इनके प्रति समानुभूति ही सच्ची मनुष्यता है। बाह्य सौंदर्य यानी रूप सौंदर्य से आंतरिक सौंदर्य यानी कर्म सौंदर्य अधिक महत्वपूर्ण है, वही हमें श्रेष्ठ मनुष्य बनाता है। कहानी अंग्रेजी में ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखी गई और कहानी का अनुवाद धर्मवीर भारती ने हिंदी में किया है और ये अनुवाद बहुत सुंदर है, इतना सुंदर कि हमें लगता ही नहीं कि कहानी इंग्लैंड में लिखी गई होगी। तो शिक्षार्थियों, इस कहानी को मन लगाकर एक बार फिर पढ़िए, कहानी का आनंद लीजिए, कहानी को समझना सीखिए।